गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करे थे आईसीएआई के मॉड्यूल से। इसके अब तक 9 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वो जाके देख लें अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं। हम वीडियो नंबर 10 पे आ गए हैं। एक तरह से टॉपिक 10 है जीएसटी चैप्टर नंबर फर्स्ट में। अपने लास्ट पेज नंबर 20 तक कर लिए थे, रीड और सॉल्यूशन जो दे रखे थे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जीएसटी कॉमन पोर्टल। पेज नंबर 20 पर आईसीएआई का मॉड्यूल है आपका। अब पहले इसको आप समझ लें, जीएसटी पोर्टल क्या है, इसको क्यों बनाया गया, नीड क्या थी, एटसेट्रा। पहले जीएसटी आने से पहले ये तो आपको पता ही है, जो टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन मतलब जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। मैं जीएसटी से आने के पहले की बात कर रहा हूँ। पहले आप अगर मैन्युफैक्चर हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर बेच रहे हैं तो आप एक्साइज ड्यूटी देते थे प्रोडक्शन पर। प्लस अगर आप सर्विस प्रोवाइडर आप सर्विस देते थे तो आपको सर्विस टैक्स भी देना होता था। ये टैक्स कौन लेती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको सेंट्रल एक्साइज की साइट पर विजिट करना होता था, क्योंकि ऑनलाइन है, साइट होती थी। जैसे आपकी इनकम टैक्स की साइट है, आपका सी इंस्टीट्यूट की साइट है, ऐसे इनकी साइट होती थी। वहाँ पे आपको एक्साइज कितनी ड्यूटी कितनी बनती है, कितनी पे की, इसकी आप डिटेल देते थे। और सर्विस टैक्स की डिपार्टमेंट की साइट पे जाकर भी, सर्विस एंड एक्साइज टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाके आप डिटेल अपलोड करते थे। डिटेल मतलब रिटर्न्स की डिटेल देना कि आपका कितना टैक्स बना है, कितना आपने पे किया, कितना पेंडिंग है, एटसेट्रा। तो ये आप जो टैक्सेबल पर्सन था, जो इसने एक्साइज और सर्विस टैक्स की डिटेल सेंट्रल गवर्नमेंट को देता था। अब अगर आप विद इन स्टेट भी बेचते हैं सामान, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते हैं थे तो पहले सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और अगर आप विद इन स्टेट बेचते थे तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। मान लीजिए आपके 7 स्टेट्स में बिजनेस था, आपके 7 स्टेट में बिजनेस है, राजस्थान, यूपी, एमपी, गोवा, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा, 7 स्टेट में। तो पहले क्या होता था, वैट हर स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, अलग अलग लगता था, वैट की रेट अलग अलग होती थी, क्योंकि वैट लेने की पावर स्टेट्स के पास में थी, सीएसटी की कलेक्शन की पावर भी स्टेट के पास में थी। तो आपको अगर डिटेल फाइल करनी है, राजस्थान गवर्नमेंट को डिटेल देनी कि मेरी इतनी सेल हुई है, मेरा इतना टैक्स बनता है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की साइट को आपको विजिट करना होता था। आपको यूपी गवर्नमेंट को डिटेल देनी कि यूपी में मेरी ये सेल हुई, मेरा इतना वैट बनता है, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स, उसकी डिटेल देनी होती थी। तो आपको बहुत दिक्कत आती थी और ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत परेशान करने वाला प्रोसेस था। क्योंकि अगर आपके मान लीजिए इंडिया में हर स्टेट में बिजनेस है तो आपको हर स्टेट की साइट पर विजिट करना होता था। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कितनी प्रॉब्लम होती थी एक टैक्स पेयर को। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग साइट पे विजिट करेगा, अलग साइट पे डिटेल अपलोड करेगा। अगर वो स्टेट में बिजनेस कर रहा है, ऑब्वियसली स्टेट किसी न किसी स्टेट में तो आप कर ही रहे होंगे, और मल्टीपल स्टेट में कर रहे हैं तो हर स्टेट की जो सेल्स टैक्स की साइट थी, वैट की साइट थी, उस पर आपको विजिट करना होता था। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और बर्डन क्रिएट होता था आपके टैक्सेबल पर्सन पर। अब आपने क्या बोला, 2017 से गवर्नमेंट ने बोला कि 2017 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई होगा। और अब एक्साइज ड्यूटी हट जाएगी, आपका सर्विस टैक्स हट जाएगा, आपका वैट और सीएसटी हट जाएगा। तो अब एक ही साइट बनेगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। तो जब एक ही साइट बनेगी तो अब टैक्स पेयर के लिए ईजी होगा, केवल एक ही साइट आपको विजिट करनी है, जिसे जीएसटीएन बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क बोलते हैं शॉर्ट में। इस साइट पर जाकर ही आपको सारी डिटेल देनी है। अब आपको डिफरेंट साइट को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साइट पे आपका सारा काम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डिटेल देनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को डिटेल देनी है वो स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए। आपको डिफरेंट साइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से जीएसटी में क्या हुआ, जो डिफरेंट साइट पे आपको जाना पड़ता था डिफरेंट डिटेल्स देने के लिए टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब आपको जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के नाम से एक साइट है, इसे इस्टेब्लिश किया गया और आपको यहीं पर सारी डिटेल अपलोड करनी है। तो टैक्सेबल पर्सन के लिए एक राहत का बात थी, रिलीफ की बात थी कि उसको डिफरेंट साइट ऑफ विजिट नहीं करनी है। तो ये तो बैकग्राउंड हुआ कि जीएसटी कॉमन पोर्टल जो बोलते हैं, हमने कॉमन पोर्टल बना ताकि आपको अलग अलग साइट विजिट ना करनी पड़ी। अब जीएसटी है क्या, क्वेश्चन उठता है, ये है क्या?
जीएसटीएन एक कॉमन पोर्टल है जिसपे जाकर पूरे इंडिया से लोग जीएसटी की डिटेल देते हैं। लोग मतलब जो जीएसटी पे करने के लिए लायबल हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, जिनको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना है, वो साइट का विजिट करते हैं। इनिशियली जब ये कंपनी ओपन हुई, इसे कंपनी के तौर पे खोला गया था। सेक्शन 8 में ही कंपनी, सेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है ये। सेक्शन 8 में वो कंपनी आती है जो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए खोली जाती हैं। इस कंपनी का मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं था। इसका मोटिव था जीएसटी को एक आईटी बैकबोन देना, एक आईटी बैकबोन मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बैकबोन देना, ताकि सारे इंडिया के बिजनेसमैन एक ही साइट पर आकर अपनी डिटेल अपलोड कर सकें, कितना टैक्स उनका बनता है, क्या रिटर्न भरनी है उन्हें जीएसटी में। तो एक आईटी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है जीएसटीएन एक तरह से, जहाँ पे सारे बिजनेसमैन आकर अपनी जीएसटी की डिटेल अपलोड करते हैं। ये सेक्शन 8 में कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी। सेक्शन 8 आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। सेक्शन 8 में वो कंपनी आती हैं जो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जिनका आपको कोई वेलफेयर करना है, कोई प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटी नहीं करनी है, वेलफेयर करना है सोसाइटी का, तो आप सेक्शन 8 में कंपनीज खोल सकते हैं। इन कंपनीज को एक छूट होती है अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाएं या ना लगाएं, ये इनकी चॉइस होती है। लिमिटेड वर्ड तो पब्लिक कंपनी होगी तो लिमिटेड वर्ड लगा होगा, प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होगा। पर सेक्शन 8 की जो कंपनीज हैं ये इनको कंपनी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, पर इनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं होता है। अब जीएसटीएन जो नेटवर्क लाने के लिए कोशिश की गई, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोशिश की गई, तो ये कंपनी जो ओपन हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी 28 मार्च 2013 को ये कंपनी ओपन हुई थी सेक्शन 8 की, जिसका काम था एक ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक ऐसा पोर्टल डेवलप करना जहाँ पे जो जीएसटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो सेक्शन 8 में ही रजिस्टर्ड हुई थी कंपनी जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। 28 मार्च 2013 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, रजिस्टर्ड हुई थी, और इसकी ऑथराइज कैपिटल रखी गई थी ₹10 करोड़। ऑथराइज कैपिटल आप समझते हैं, वो कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू करेगी अपने मेंबर्स में। इससे ज़्यादा अगर आपको इशू करनी है तो आपको अपने मेमोरेंडम्स को अमेंडमेंट करवाना होगा। मैक्सिमम इतनी कैपिटल ही आप इतनी के शेयर इशू कर सकते हैं। जब ये कंपनी इनिशियली ओपन हुई थी तो ये प्राइवेट कंपनी थी। 2017 की बात, 13 की बात की जा रही है। 24.5% शेयर जो थे इस कंपनी के वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थे, 24.5% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास में थे, यानी टोटल 49% शेयर गवर्नमेंट के पास में थे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास मिलाकर 49% शेयर थे, और जो रिमेनिंग शेयर थे वो एनबीएफसी के पास थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे एचडीएफसी हो गया, एलआईसी हाउसिंग कंपनी एक्सेट्रा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास थे। इनके पास 51% शेयर थे। तो एक तरह से ये प्राइवेट कंपनी थी जब ओपन हुई थी, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आप पढ़ चुके गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जब गवर्नमेंट कौन सी, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों के पास मिलाकर मोर देन 51% शेयर होते हैं किसी कंपनी के, 50% से ज़्यादा शेयर होते हैं किसी कंपनी के, तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। यहाँ तो कम है 50% से शेयर, तो ये प्राइवेट कंपनी थी जब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, जब इसे प्राइवेट कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट किया गया था। बाद में जीएसटी काउंसिल के कहने पर ये जो शेयर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए, प्राइवेट पर्सन के शेयर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर चुकी है, और अब से ये होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है ये जीएसटीएन, मतलब सारे शेयर गवर्नमेंट के पास में है, अब प्राइवेट पर्सन के पास में नहीं है। जब इनकॉर्पोरेट हुई थी 28 मार्च 2013 में, तब तो प्राइवेट पर्सन के पास ज़्यादा शेयर थे, गवर्नमेंट के पास कम थे, पर अब गवर्नमेंट ने सारे शेयर एक्वायर कर लिए हैं उन एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, और अब ये होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है जीएसटीएन। ये सारे जो शेयर हैं इस कंपनी के वो गवर्नमेंट के पास में हैं। और यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो जीएसटीएन का मेन काम है, जो कॉमन पोर्टल बनाया गया जीएसटीएन कंपनी, सेक्शन 8 में कंपनी खोली गई, जिसका मेन काम था कि वो एक जीएसटी के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे पूरे इंडिया के बिजनेसमैन आकर अपनी जीएसटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे आपका सीए का या सीएमए इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, एक पोर्टल है, वहाँ पे जाके सारे बच्चे इंडिया के किसी भी कोने से आप सीए का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सिर्फ जीएसटी की साइट पे जाके, किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप किसी भी स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, वहाँ आप वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। तो ये तो बैकग्राउंड हुआ कि जीएसटी को ओपन करने का, कॉमन पोर्टल बनाने का मोटिव ये था कि एक ही साइट हो जहाँ पे सारे इंडिया के बिजनेसमैन आके अपनी जीएसटी की रिक्वायरमेंट, लॉ को कंप्लाइन कर सकें। अब जीएसटीएन करता क्या है, क्वेश्चन उठता है जीएसटीएन का काम क्या है।
ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है, जो कॉमन पोर्टल है, ये क्या क्या काम करता है। तो अगर आपके बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, या टैक्सेबल पर्सन जिसे जीएसटी देना है, बिजनेसमैन या टैक्सेबल पर्सन, उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पहला पॉइंट तो रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन कर आप ऑनलाइन जाके जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब कहीं फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो फिजिकल जाना पड़ता था, आपको डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना पड़ता था, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के फिजिकली जाते थे, तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था। पर अब ऐसा नहीं है, आप घर बैठे अपने ऑफिस से ही सारी डिटेल जो फॉर्म मांगे, आधार कार्ड, वही पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके जो भी प्रूफ मांगे हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अभी आप पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में कि अगर किसी को जीएसटी नंबर लेना है, वो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर लेना है, तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप रजिस्टर कराते हैं कोई साइट पे, सेम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो एक तो रजिस्ट्रेशन करता है ये। रिटर्न, अगर आपको रिटर्न भरनी होती है, जैसे इनकम टैक्स में रिटर्न मतलब डिटेल देना, अपनी सेल परचेज की डिटेल देना, कितनी का आपने सप्लाई किया, कितनी सेल और परचेज है, कितना इनपुट टैक्स बनता है, कितना आउटपुट टैक्स बनता है, तो रिटर्न्स भरनी है। तो ये भी ऑनलाइन भर सकते हैं, आपको फिजिकल में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। थर्ड, पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपको पेमेंट करना है तो ये इस पोर्टल पे जाके टैक्स का, जीएसटी टैक्स का पेमेंट आप कर सकते हैं। फोर्थ, क्रेडिट सेटलमेंट, अगर आपका कोई पेंडिंग अमाउंट चल रहा है तो ये क्रेडिट सेटलमेंट कर सकते हैं, अपना पेंडिंग अमाउंट पे कर सकते हैं। ये बता देता है साइट पे कितना अमाउंट आपका पे चल रहा है पेंडिंग। और कोई एनालिटिक्स रिपोर्ट भी बना सकते हैं आप। एनालिटिक्स रिपोर्ट तो होती है कि आपने इस महीने इतना टैक्स दिया, इस महीने एक ग्राफ चार्ट के तौर पे एनालिटिक्स के काम में भी आता है। जीएसटी पोर्टल से आप ये डिटेल भी ले सकते हैं। तो एक टैक्सेबल पर्सन के लिए ये तो फ़ायदा हो गया। तो जीएसटीएन एक मीडियम हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट और टैक्स अथॉरिटी। ये कॉमन पोर्टल है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं, और टैक्स अथॉरिटी यानी जो जो जीएसटी ऑफिसर है, जीएसटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, उनकी वो भी कॉमन पोर्टल यूज़ करते हैं। यानी एक ही पोर्टल है जो टैक्सेबल पर्सन भी यूज़ करेगा और टैक्स अथॉरिटीज़ भी यूज़ करेंगी। ये मीडिएटर हो गया सारी। अब ये क्या काम करेगी टैक्स अथॉरिटीज़, ये सारे लॉ में जो रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल करने के लिए टैक्स ऑफिसर ही लायबल होते हैं। ये आपके रजिस्ट्रेशन, जो आपने एप्लीकेशन भरा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा, उसे ये अथॉरिटी टैक्स डिपार्टमेंट साइट पे जाके चेक करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो प्रॉपर है या नहीं, जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने थे आपने लगाए या नहीं लगाए। ये भी सारा ऑनलाइन होगा प्रोसेस। ये टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है कि वो फिर आपके रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल कर सकते हैं, और आपको फिर नंबर अलॉट हो जाएगा जीएसटी का। अगर वो कोई कमी होगी तो वो आपको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, आप उसे दोबारा अपलोड करके सुधार सकते हैं, और फिर वो आपको जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर सकते हैं। फिर वो असेसमेंट कर सकते हैं, आपने जो रिटर्न भरी, असेसमेंट मतलब आपकी टैक्स का कैलकुलेशन, रिटर्न भरी वो सही भरी, आपने जो आपका आउटपुट टैक्स दिखाया वो सही कैलकुलेट किया है, इनपुट टैक्स सही है नहीं, वो असेसमेंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो रिफंड कर सकते हैं आपको ऑनलाइन। ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट मतलब आपके अकाउंट्स को जांच के लिए ऑडिट का ऑर्डर इशू कर सकते हैं ऑनलाइन कि हम आपके अकाउंट्स की ऑडिट करेंगे। आपसे कोई रिकवरी अगर डिमांड करनी है तो इस साइट पे जाके रिकवरी ऑफ टैक्स कर सकते हैं। आपको नोटिस आ सकता है कि आपका इतना टैक्स पेंडिंग है उनके अकॉर्डिंग, तो आप ये पे कर दीजिए। तो जीएसटीएन एक मीडिएटर का काम करता है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये टैक्सेबल पर्सन भी इसे यूज़ कर सकता है, टैक्स अथॉरिटीज़ भी इसे यूज़ करती हैं, और इसका मेन काम ये होता है जो आपने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं इस पोर्टल पे जाके। और ये दोनों सेम साइट दोनों ही यूज़ करते हैं, टैक्सेबल पर्सन यानी बिजनेसमैन और टैक्स अथॉरिटी भी यूज़ करती हैं। अब ये टैक्सेबल पर्सन तो आप समझिए जिसको जीएसटी पे करना है, जिसने जीएसटी नंबर ले रखा है। जीएसटीएन एक मीडिएटर हो गया पोर्टल, और ये टैक्स अथॉरिटी, टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया। तो जीएसटीएन को अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कॉमन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कॉमन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दोनों यूज़ कर सकते हैं, यूज़ बाय बोथ पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मतलब बिजनेसमैन भी यूज़ कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और टैक्स अथॉरिटीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। अब ये कॉमन जो पोर्टल बना, इसको बनाया किसने, आईटी, गवर्नमेंट तो कोई आईटी कंपनी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने किस कंपनी को जिम्मेदारी दी थी, इन्फोसिस कंपनी को। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्फोसिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई
कि वो हमारे लिए एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, एक IT प्लेटफॉर्म डेवलप करे, पोर्टल डेवलप करे, जहाँ पे पूरे इंडिया के बिजनेसमैन आकर अपनी GST की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और टैक्स अथॉरिटी वाले, टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी उसे यूज़ कर सकें। तो इन्फोसिस इस साइट को मैनेज करता है। अगर साइट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो इन्फोसिस कंपनी इसको सॉल्व करती है। तो इन्फोसिस को अपन मैनेज सर्विस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइट कौन मैनेज कर रहा है? इन्फोसिस कंपनी। तो इन्फोसिस कंपनी को आप मैनेज सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, MSP। तो इसे शॉर्ट में MSP बोलते हैं। इन्फोसिस कंपनी ये साइट की मेंटेनेंस करती है, रखरखाव करती है। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है टैक्स पेयर को, तो इन्फोसिस कंपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। साइट से रिलेटेड, IT से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इन्फोसिस कंपनी यहाँ पर सॉल्व कर सकती है, क्योंकि दोनों ही सेम और साइट यूज़ करते हैं। और GST इनकी साइट का कॉमन नाम है www.gst.government.gov.in। ये कॉमन साइट है। इस साइट पे जाके आप GST की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आप। और जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आप अपनी लॉगिन और पासवर्ड और यूज़र नेम होता है, लॉगिन करके उस साइट में अपनी सारी डिटेल वगैरह जो रिक्वायरमेंट है GST डिपार्टमेंट की वो फुलफिल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय GSTN, तो आप बोलेंगे GSTN इज़ अ चैनल। ये एक तरह से चैनल है, माध्यम है, मीडियम है, विच लिंक, जो कि लिंक करता है बहुत टैक्सेबल पर्सन को और टैक्स अथॉरिटी को टू अ कॉमन इंटरफेस। ये कॉमन साइट आपको प्रोवाइड करता है, सो दैट इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस, ताकि प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए, एंड रिड्यूस द सबमिशन वर्कलोड ऑन मल्टीपल वेबसाइट। आपको बहुत सारी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़े, जिससे पहले जाना पड़ता था, एक्साइज के लिए अलग वेबसाइट पे जाओ, वैट के लिए अलग वेबसाइट पे जाओ। अब ऐसा नहीं होता है, आपका वर्कलोड कम होता है, ताकि आप सिंगल GST सिस्टम को फॉलो कर सकें। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, GSTN फाइनली GSTN इज अ चैनल। ये एक चैनल, एक माध्यम है, विच लिंक, जो कि लिंक करता है बहुत टैक्सेबल पर्सन को, टैक्स अथॉरिटी को, टू अ कॉमन इंटरफेस, एक कॉमन साइट प्रोवाइड करता है, सो दैट इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस, ताकि जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो जाए, एंड रिड्यूस द सबमिशन वर्कलोड मल्टीपल साइट। आपको मल्टीपल साइट पे नहीं जाना पड़े, अलग अलग साइट पे नहीं जाना पड़े, एक ही साइट पे जाके आपका सारा GST की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए ताकि आप सिंगल GST सिस्टम को फॉलो कर सकें। अब पढ़ लेते हैं फटाफट। Before GST, since the center and state indirect tax administration work under different law, क्योंकि indirect tax अलग था, पहले एक्साइज लगता था और स्टेट में वैट लगता था, डिफरेंट लॉज होते थे, रेगुलेशंस होते थे, प्रोसीजर होते थे, फॉर्मेट होते थे। देयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम वर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक्साइज की साइट अलग होती थी, सर्विस की साइट अलग है आपकी। एक्साइज सर्विस की एक ही साइट थी, वो तो सेंटर को जा रही थी। आपकी वैट की साइट अलग होती थी, दोनों साइटें अलग होती थी। इंटीग्रेटिंग देम फॉर GST इम्प्लीमेंटेशन वॉज कॉम्प्लेक्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात थी, उन्हें इंटीग्रेट करना, आपस में जोड़ना, सिंस इट रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग द एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम। आपको एक जगह ही लाना था सारा इनडायरेक्ट सिस्टम, सो एज टू ब्रिंग ऑल द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि सारी एक ही साइट पे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, टू द सेम लेवल ऑफ IT मेच्योरिटी विद यूनिफॉर्म फॉर्मेट। एक जैसे रूल होने चाहिए, फॉर्मेट्स होने, फॉर्म एंड इंटरफेसेस फॉर टैक्स पेयर एंड अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। बिसाइड GST बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, आप पढ़ चुके हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई उसे ही फायदा मिलना चाहिए। द इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, IGST नीड अ रोबस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूरी सेटलमेंट मैकेनिज्म चाहिए था अमंग द स्टेट एंड सेंटर। बताया था आपको कि अगर इस GST की वजह से, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में ये एग्जाम्पल, कि अगर स्टेट को नुकसान हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा स्टेट को ट्रांसफर करेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है स्टेट को दिए गए टैक्स वजह से, तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करेगा। तो ये जो पैसा ट्रांसफर करने वाला एग्जांपल लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि किसी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है उस गवर्नमेंट की वजह से, तो वो आपस में पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ये IGST पोर्टल ही आपको बताता है कि किस गवर्नमेंट को कितना देना और किससे कितना लेना है। अ कॉमन पोर्टल वॉज नीडेड, इससे एक बहुत ज़रूरी था, एक कॉमन पोर्टल होना चाहिए, विच कुड एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस, जो क्लियरिंग हाउस के तौर पे काम करे। क्लियरिंग हाउस मतलब वो हिसाब किताब रखे किसको कितना देना है और किस गवर्नमेंट से कितना लेना है, एंड वेरीफाई करे क्लेम को चेक करें, एंड इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, और सरकारों को बताए
टू ट्रांसफर द फंड, कि किसको कितना ट्रांसफर करना है, कि राजस्थान गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को राजस्थान गवर्नमेंट को कितना देना है। दिस वॉज पॉसिबल, ऐसा तभी हो सकता था ओनली विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जब एक कॉमन पोर्टल होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग, ये नहीं कि वो बेकार सा पोर्टल बना दिया, बार बार शट डाउन हो रहा है, रुके जा रहा है। तो आपको एक कॉमन IT इंफ्रास्ट्रक्चर बना पोर्टल बनाना था जिसे सरकारें यूज़ कर सकें और बिजनेसमैन भी यूज़ कर सकें। रिजल्टेंटली, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट कॉमन GST इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल डेवलप किया गया, www.gst.government.gov शॉर्ट में government.in। अ वेबसाइट मैनेज बाय, ये मैनेज करता है वेबसाइट गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क GSTN, ये कंपनी जो सेक्शन 8 में बनाई गई थी। अ होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है, इसके सारे शेयर अब गवर्नमेंट के पास में है। इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरफेस फॉर टैक्स पेयर, एक ही साइट है वो टैक्स पेयर भी यूज़ करेगा इन कॉमन इन शेयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही साइट यूज़ करेंगी। द GST पोर्टल इज असेसेबल ओवर इंटरनेट, आपको नेट चाहिए होगा, अगर आपको साइट जानी नेट तो होना ही चाहिए, तभी आप साइट विजिट कर सकते हैं। बाय टैक्स पेयर एंड देयर CA, आपके CA या कोई टैक्स एडवोकेट एटसेट्रा। एंड इंट्रानेट मतलब जो एक ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, बाय टैक्स ऑफिसर एटसेट्रा। द पोर्टल इज वन सिंगल कॉमन पोर्टल है, ये एक ही पोर्टल है जहाँ GST रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं। आपको अलग अलग साइट पे विजिट नहीं करना, GST से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो ऑनलाइन होगा, रिटर्न भी ऑनलाइन फाइल करेंगे, पेमेंट भी टैक्स का ऑनलाइन होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। A common GST system provide linkage to all state और यूनियन टेरिटरी कॉमर्शियल टैक्स, सारे स्टेट को लिंक हुआ, आपको अलग अलग साइट पे नहीं जाना है। डिपार्टमेंट, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी, टैक्स पेयर, बैंक एंड अदर स्टेक होल्डर। द इकोसिस्टम कंसिस्ट मतलब इंक्लूड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्स पेयर टू टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स पेयर से टैक्स प्रोफेशनल इसे यूज़ कर सकते हैं, टू टैक्स ऑफिशियल, टैक्स अथॉरिटीज इसे यूज़ कर सकती हैं, टू GST पोर्टल, टू बैंक, टू अकाउंटिंग अथॉरिटी, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक्स भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ेंगे, आप जब हायर क्लासेस में आ जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो जैसे मेरे को ये चेक करना है कि मैंने किसी को टैक्स दिया खरीदने पे, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बैंक हूँ या कोई भी बिजनेसमैन हूँ, मैंने किसी को खरीदने पे टैक्स दिया, तो खरीदने पे जो आप टैक्स देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आप टैक्स पे करते हैं GST में, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, आप पढ़ चुके। अब मुझे चेक करना है कि उस बंदे ने सच में वो टैक्स GST डिपार्टमेंट को दिया नहीं दिया, पोर्टल पे जाकर। तो आप उसका अपने जब पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, इस अकाउंट में जाएंगे और उसका GST नंबर आप डालेंगे उस बंदे का, तो शो हो जाएगा कि उसने वो डिटेल जो आपसे टैक्स लिया वो गवर्नमेंट को पे किया नहीं किया, उसकी डिटेल अपलोड हो जाती है। यानी सेलर डिटेल अपलोड करता है ना GST साइट पे जाके, अभी आप आगे पढ़ेंगे ढंग से, मैं भी सेलर भी डिटेल देगा कि उसने इस आदमी को सेल किया, और जब वो आदमी लॉगिन करेगा अपने अकाउंट में जाके देखेगा तो उसे दिख जाएगा कि हाँ आप उस आदमी ने आपसे इतना टैक्स लिया। ये वैसा ही है जैसे फेसबुक पे कोई आपकी फ़ोटो को लाइक करता है, जैसे मैंने आपकी फेसबुक पे कोई फ़ोटो लाइक की, तो जब आप अपना फेसबुक अकाउंट आप लॉगिन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपकी फ़ोटो पे लाइक है, कोई कॉमेंट लिखा है। सेम GST में भी ऐसा ही होता है। द फंक्शन ऑफ द GST इंक्लूड फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, अभी पढ़ाया था क्या क्या काम करता है इन GST नेटवर्क। रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, फॉरवर्डिंग एंड रिटर्न टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न भर सकते हैं, रिटर्न मतलब डिटेल देना अपनी सेल की, परचेज की। कंप्यूटेशन टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, सेटलमेंट ऑफ IGST कितना देना है वो देख सकते हैं। मेकिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क, प्रोवाइडिंग वेरियस MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, रिपोर्ट्स भी देता है सरकार को, कितने लोगों ने आती है ना कई बार रिपोर्ट, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इंडिया में इतने लोगों ने GST पे किया, इतने लोग रजिस्टर्ड हैं GST में, तो ये MIS बोला जाता है इन रिपोर्ट्स को, जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं जो रिपोर्ट, उन्हें MIS रिपोर्ट्स बोलते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट को पता चलता रहता है कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं GST साइट पर, कितना कलेक्शन आ रहा है एटसेट्रा। बहुत सी रिपोर्ट्स यूज़ में आती हैं गवर्नमेंट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन पे तैयार होती हैं। प्रोवाइडिंग एनालिसिस हो जाता है टैक्स पेयर के प्रोफाइल का, आपकी कितने टैक्स पेयर हैं जो टाइम पे टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो डिले पेमेंट कर रहे हैं, डिले पेमेंट पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, तो MIS रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर हो सकती हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब एक और चीज़ आगे पढ़ते हैं, अगला पैरा पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लें। जैसे सपोज मेरी फैक्ट्री है, पहले मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ मेरी फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री मान लीजिए ये जयपुर है, और जयपुर में मेरी फैक्ट्री, कोई भी प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ। अब फैक्ट्री से मुझे ये सामान दिल्ली भेजना है, तो ये सेल तो है नहीं, सेल नहीं है ना, मैं तो अपने ही ऑफिस को, अपने ही डिपार्टमेंट को सामान भेज रहा हूँ, तो ये सेल तो है नहीं। यहाँ पर आप इसे सेल तो बोल नहीं सकते, बेच तो नहीं रहा, पर मैंने फैक्ट्री जयपुर में खोल रखी है, यहाँ सामान बनेगा और वो दिल्ली जाएगा।
अब पहले ऐसा कई बार होता है, आपने रास्ते में कई बार देखा होगा, कई बार ट्रक्स में सामान जा रहा है, पुलिस वाले ट्रक को साइड में रुकवा लेते हैं और पूछते हैं भैया किसका सामान ले जा रहा है, चेक करते हैं वो सामान क्या है, किसके लिए ले जा रहा है, कहाँ से ले जा रहा है, एटसेट्रा, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि कोई इलीगल सामान तो नहीं है, बिना टैक्स दिए सामान एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा रहा, जिसे आप ग्रे मार्केट बोलते हैं। ग्रे मार्केट, चोर बाज़ार, जहाँ बिना टैक्स दिए सामान बिकता है उसे नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रे मार्केट बोलते हैं, चोर बाज़ार बोलते हैं, क्योंकि वहाँ बिल नहीं मिलता और कोई टैक्स भी आपको नहीं पे करना होता। जैसे सपोज़ मैंने ये सामान यहाँ से यहाँ भेजा और मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, मैंने 1000 गुड्स रिमूव करे, 1000 गुड्स, ये पेन मान लीजिए पेन बनाता हूँ, यहाँ से मैंने 1000 पेन रिमूव किए और मैं दिल्ली भेज रहा हूँ बिना किसी को बताया नहीं। अब दिल्ली में मैंने इन 1000 पेन को सच में मैंने दिल्ली वाली ब्रांच को दिया या रास्ते में मैंने किसी पर्सन को बेच दिया, कैसे बता सकते हो आप? कोई प्रूफ है क्या आपके पास? आपके पास कोई प्रूफ है कि आप बता पाओ कि सर आपने सच में दिल्ली में बेचा सामान और मैंने ये सच में रास्ते में किसी आदमी को बेच दिया और मैंने उससे 10 लाख रुपए का पेमेंट ले लिया? अब मैंने कैसे बेचा इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। मैंने इस पैसे को 2 नंबर, जिस पैसे का कोई प्रूफ नहीं होता वो 2 नंबर होता है, यानी जिस पे आप टैक्स नहीं देना चाहते, और ये 10 पैसे को मैंने बताया नहीं गवर्नमेंट को कि मैंने ये 1000 पेन यहाँ से रिमूव करके दिल्ली भेजे थे। पहले ऐसा बहुत होता था, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब ये रूल बना दिया गया कि अगर आप कोई गुड्स रिमूव कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री से, अपनी शॉप से और कहीं भेज रहे हैं, तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना होगा। ई वे बिल जनरेट करना होगा। जीएसटी एक साइट है, अभी आप पढ़ेंगे उस साइट पे जाकर आपको ई वे बिल, जो पहले नहीं करना होता था ऐसा, पहले फिजिकली ही आपको बस उस ट्रक ड्राइवर को एक फिजिकली आप डिटेल एक फॉर्म देते थे कि कोई रास्ते में रोक ले तो दिखा देना ये दिल्ली जा रहा था, सामान साइन होते थे कुछ आपके और वैल्यू। पर अब क्या होगा, अब आपको निकालने से पहले, फैक्ट्री से बाहर निकालने से पहले ही इस साइट पे जाना होगा। ई वे बिल की साइट बनाई गवर्नमेंट ने, इस साइट पे डिटेल अपलोड करनी होगी, क्या है, किसे भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं या अपनी ही ब्रांच को भेज रहे हैं, मतलब या तो सेल हो रही होगी, आप सीधे कस्टमर को बेच रहे होंगे वहाँ से, या आप अपनी ही किसी ब्रांच या शॉप पे ले जा रहे होंगे। तो आपको वैल्यू बतानी होगी, कितने का सामान है, कितना उस पर जीएसटी बनता है, ये सारी डिटेल आपको जैसे ही फैक्ट्री से निकालने जा रहे हैं ना, उससे पहले, यानी कि निकाल दिया उसके बाद, निकालने से पहले ही डिटेल अपलोड करनी है। ए और बी 2 पार्ट हैं, इसको आगे आप डिटेल में समझेंगे, अभी मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। और इसके बाद आपको इसमें डिटेल देनी होगी, व्हीकल नंबर क्या है, उस गाड़ी का नंबर भी बताना होगा जीएसटी वालों को, किस गाड़ी से वो सामान जा रहा है, और उस पर्सन का नाम, जिस पर्सन को, जो भी पर्सन है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका डिटेल देनी होगी, किस ट्रांसपोर्ट कंपनी से आप ये सामान भिजवा रहे हैं, ताकि जीएसटी वालों को पहले ही पता चल जाए कि ये सामान जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और रास्ते में वो आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने पहले ही बताया था। वो ये नहीं मानेंगे कि आप बिना टैक्स दिए सामान एक जगह से दूसरे इधर ले जा रहे हैं ताकि आप टैक्स की चोरी कर सकें। तो एक तरह से नज़र में आ जाएगा टैक्स वालों की, जीएसटी वालों की, कि एक सामान दूसरी जगह अगर जा रहा है तो कितनी वैल्यू का है, क्यों जा रहा है, ये सब उन्हें पता होगा, तो वो आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करेंगे। तो ई वे बिल भी एक नई रिक्वायरमेंट आई है जीएसटी में। ई वे बिल कब बनाना होगा, जब आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको डिटेल अपलोड करनी होगी साइट पर जाकर, रिमूवल से पहले, भेजने से पहले, किसे भेज रहे हैं, कितनी वैल्यू का है, क्या है, किस पर्पज़ के लिए जा रहा है, बेच रहे हैं या अपनी ही ब्रांच को सप्लाई कर रहे हैं, और किस व्हीकल नंबर से जा रहा है, उस व्हीकल नंबर की डिटेल देनी होगी, ट्रक का नंबर देना होगा, और आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी की भी डिटेल देनी होगी। However, it is important to note, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने की है, that the common GST electronic portal for furnishing electronic way bill is, इसके लिए अलग साइट है, ये GST पोर्टल पे नहीं, www.ewaybillgst.government.in, managed by National Informatics Center, Ministry of Electronic and Information Technology, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मैनेज करती है साइट को। ई वे बिल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल, ये जीएसटी पोर्टल पे जनरेट होता है। एविडेंसिंग, ये इस बात का सबूत होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि आपने मूवमेंट किया है गुड्स का, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और उसकी डिटेल आपने इस ई वे बिल में बताई है। नेक्स्ट बार कोड की बात करते हैं। बार कोड तो आप समझते ही होंगे, QR कोड या बार कोड। एक तो बार कोड होता है, सॉरी, एक QR कोड। बार कोड तो जो प्रोडक्ट पे कोड लिखा रहता है, ठीक है, ये तो इसे अब स्कैन करके, जब वो स्कैन करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे, अब जैसे आप रिलायंस फ्रेश में या किसी भी मॉल में शॉपिंग करते हैं
तो वो टाइप थोड़ी करता है, वो एक रेड लाइट से स्कैन करता है इस बार कोड पर, और जैसे वो स्कैन करता है अपने आप सिस्टम में नाम आ जाता है कि आपने पेन खरीदा है और इसकी वैल्यू ये है, राइट। ऐसे QR कोड होता है, आप QR कोड आजकल बहुत जगह स्कैन करते हैं, QR कोड स्कैन करेंगे तो अपने आप डिटेल आ जाती है कि किस आदमी का नाम है और किसको पेमेंट करने जा रहे हैं। आप पेटीएम से या किसी से भी QR कोड स्कैन करते हैं। सेम GST में भी अडॉप्ट किया गया है इस कॉन्सेप्ट को। जब आप बिल बना रहे हैं, अभी आप पढ़ेंगे GST में आगे कि जब आपको इन्वॉइस देते हैं, किसी को इन्वॉइस बोलने, बिल बोलने, ठीक है। जैसे A ने सामान बेचा B को और इन्वॉइस बनाए, बिल बनाए 10,000 का, और GST चार्ज किया इस पर 18%, 1800, टोटल बिल बनाए 11,800। तो ये बिल देगा, A बिल देगा B को, ठीक है। अब मान लीजिए B रहता है सपोज 500 किलोमीटर दूर, इसने फ़ोन पे ऑर्डर दिया था बिल इस पर। तो एक तो ये तरीका है, A सामान अब 500 किलोमीटर दूर है तो बिल इसको कोरियर से भेजे जाएंगे, ओरिजिनल बिल मेल पे तो आ ही जाएगी इन्फॉर्मेशन, पर कोरियर में टाइम, ओरिजिनल बिल तो आप कोरियर से भेजेंगे जनरली, तो टाइम लगेगा। और GST से वाले बोलते हैं कि जैसे ही आपने किसी को सप्लाई किया, आपको इन्वॉइस तो बनाना ही पड़ेगा, बिल बनाना पड़ेगा, बिना बिल बनाए तो आप सेल नहीं कर सकते। और इस इन्वॉइस की डिटेल GST पोर्टल पे देनी होगी। हर इन्वॉइस का एक नंबर होता है, उस नंबर की डिटेल आपको GST पोर्टल पे देनी होगी कि कौन से नंबर का इन्वॉइस से आपने किस आदमी को सेल किया। तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें अभी आप पढ़ेंगे टाइम लगता है। तो आजकल एक नया पोर्टल GST वालों ने बनाया कि आपको इन्वॉइस की डिटेल यहाँ पर मैनेज करनी है, जिसे IRP बोलते हैं, इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एक IRP पोर्टल बनाया गया। इस पोर्टल में जो रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग इन्वॉइस की डिटेल भरी, किसको बेचा, कैसे बेचा, एटसेट्रा। ये पोर्टल अपने आप इन्वॉइस जनरेट कर देगा। जैसे आप सारी डिटेल अपलोड करेंगे, गुड्स का HSN कोड लिखेंगे, किसे उसका नाम, बायर का नाम लिखेंगे, बिल तो देखा ही होगा आपने, बायर किसे बेच रहे हैं, क्या वैल्यू, एटसेट्रा। तो एक IRP पोर्टल बनाया है, इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस पोर्टल पे आप जाइए, अपनी डिटेल भरिए, अपने आप एक बिल जनरेट करके दे देगा उस फॉर्मेट में, और इस पर QR कोड भी होगा। जैसे कोई ऑफिसर या कोई बंदा उस QR कोड को स्कैन करेगा, अपने आप उस बिल की डिटेल आ जाएगी कि इस बिल से आपने किस आदमी को कब कब कितना सामान बेचा है। तो ये भी डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे कि इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्यों बनाया गया ढंग से। इसको इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कौन कौन डिटेल अपलोड करता है, क्या क्या डिटेल अपलोड होती है, और QR कोड होता है। जैसे QR कोड स्कैन करते हैं उस बिल पे, अपने आप सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती हैं। फर्दर, इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज अ वेबसाइट। ये वो वेबसाइट बनाई गई फॉर अपलोडिंग, आपको डिटेल देनी होती है टैक्स वालों को, रिपोर्टिंग ई इन्वॉइस कि किस किस आदमी को कितना आपने इन्वॉइस से सामान बेचा, बिल बनाया। ई इन्वॉइस है, ये ऑनलाइन है, बाय नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन है जिनकी जो टर्नओवर है 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको ई इन्वॉइस बनाना है। वरना आप मैनुअल बिल, मतलब हाथ से कंप्यूटर जनरेट करके नॉर्मल बिल दे सकते हैं, आपको ई इन्वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट ही इसे मैनेज करती है। ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस, ये नॉलेज के लिए बता रखा है, आगे ही पढ़ेंगे। ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर, जिनका टर्नओवर है बेस्ड ऑन पैन ऑल इंडिया बेसिस इन एनी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड ग्रेटर देन 5 करोड़ कर लीजिएगा, 10 करोड़ लिमिट चेंज हो गई है। जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है ऑल इंडिया बेसिस कोई कंपनी, तो उसे ई इन्वॉइस ही देना होगा। मतलब हाथ से बना के नहीं चलेगा, कंप्यूटर जनरेट नहीं होना चाहिए, इस साइट पे जाके ई इन्वॉइस अपलोड करना होगा आपको। इस साइट की जो रिक्वायरमेंट है उस पर जाके अपने को इन्वॉइस की डिटेल देनी होगी, इसी साइट से बिल बनाकर आपको कस्टमर को देना होगा। और ये साइट GST डिपार्टमेंट चेक करता रहता है, GST डिपार्टमेंट के अंडर में होती है साइट, तो उसे पता लग जाता है कि आपने किस आदमी को किस बिल से कितना सामान बेचा, ताकि कल को आप झूठ नहीं बोल पाए। क्योंकि आपने देखा होगा हाथ से बिल बनाते हैं तो एक कॉपी मेंटेन करते हैं, आप बुक मेंटेन करते हो, पेज आप फाड़ दो, एक कार्बन कॉपी लगा देते हैं नीचे, पिंक कलर का तो आपको दे देते हैं, और खुद एक वाइट पेपर में कार्बन कॉपी में होता है। अभी फाड़ दो, अब पता कैसे चलेगा टैक्स वालों को किसको कितना सामान बेचा। टैक्स की चोरी करनी है तो सेल को कम दिखाने के तरीके अपनाते हैं लोग, बिजनेसमैन, या तो आप सेल को छुपा लो, चोरी कर लो, बिल फाड़ दो, एटसेट्रा। पर अब ऐसा नहीं होगा, जिनकी भी सेल 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें तो ई इन्वॉइस ही देना होगा, साइट पे जाना होगा, साइट के अकॉर्डिंग डिटेल अपलोड करनी होगी, और साइट से जनरेट करके ही ई वे बिल आपको आगे देना होगा पार्टी को।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और वैसे भी नहीं आया, अगर आपको इनवॉइस IRP के बारे में इतना समझ में नहीं आया और इसके में जो ई-वे बिल के बारे में नहीं आया, तो ये डिटेल चैप्टर आएगा आगे, उसमें ज़्यादा आ जाएगा। अभी यहाँ GSTN आप समझ लें। GSTN कॉमन IT इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे टैक्स डिपार्टमेंट भी शेयर करता है, जा सकता है ऑनलाइन, और जो असेसी है, जो टैक्सेबल पर्सन है, वो भी यूज़ करता है। अब नेक्स्ट है GSP और ASP, गुड्स। अब इसमें आगे पढ़ेंगे GST सुविधा प्रोवाइडर। देखें GSP, इसे समझने पहले GSP, GST सुविधा प्रोवाइडर, G मतलब GST सुविधा प्रोवाइडर। जब GST आया तो सब कुछ ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं। अभी आपने पढ़ा सब कुछ ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होगा, आप रिटर्न भी ऑनलाइन ही फाइल करेंगे, टैक्स का पेमेंट भी ऑनलाइन करेंगे। तो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे टाउन होते हैं, बिजनेस तो वहाँ पे भी होता है, राइट। अब GST डिपार्टमेंट हर जगह तो नहीं हो सकता, हर जगह CA नहीं हो सकते, CMA नहीं हो सकते, CS नहीं हो सकते, या होते भी हैं तो लिमिटेड होते हैं। अब मान लीजिए कोई मिस्टर A है, ये पढ़ा लिखा नहीं है पर इसका बिजनेस अच्छा चलता है, इसका टर्नओवर 10 करोड़ मान लेते हैं साल का, तो बिजनेस तो अच्छा है पर इसको इतनी नॉलेज नहीं है, इसका कोई CA वगैरह इतना नहीं जानता है, ठीक है। तो रिटर्न कैसे फाइल करें, क्या करें, एटसेट्रा। वैसे ऐसा नहीं होता है, जनरली आजकल लोग CA, CMA या CS से कांटेक्ट कर ही लेते हैं, या कोई एडवोकेट होता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, पर एज्यूम करें ऐसा बहुत जगह हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने जब GST लॉन्च किया तो वो जानती थी कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी, हर कोई ऑनलाइन नहीं जानता, हर कोई कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं जानता, वो कैसे डिटेल अपलोड करेगा, कैसे GST में रजिस्ट्रेशन लेगा। तो गवर्नमेंट ने 34 GSP बनाए, GST सुविधा प्रोवाइडर। जैसे मान लीजिए आपको वोटर का, ऐसे और इजी तरीके से समझते हैं, आपको वोटर ID बनवानी है, राइट, या आपको आधार कार्ड बनवाना है, तो आप क्या चाहते हैं, इनके लिए एक सुविधा केंद्र बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, सेंटर्स को लाइसेंस दे रखा है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और फिर आपसे एक नॉमिनल कमीशन लेते हैं, पैसा लेते हैं, और फिर आपके बिहाफ पे वोटर ID या आपका आधार नंबर अप्लाई कर देते हैं, राइट। जैसे आपको लाइसेंस लेना है तो भी आप किसी मीडिएटर के पास, एक तो आप खुद भी बनवा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस की, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। पर आपको लगता है कि नहीं यार गलत हो जाएगा फॉर्म, पता नहीं कुछ पेनल्टी लग गई, तो इससे अच्छा आप किसी मीडिएटर को ढूंढते हैं, वो मीडिएटर आपके सारे फॉर्म भरता है, आपको बताता है कि ये रिक्वायरमेंट रहेगी, सारे काम वही करता है, इसके बदले वो आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करता है। सेम वही काम GSP का है, GST सुविधा प्रोवाइडर। आप इन सेंटर्स पे जा सकते हैं, जिन सेंटर्स को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, आप भी खोल सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी GSP सेंटर खोल सकता है, GST सुविधा प्रोवाइडर। यहाँ पे आप जाकर इन लोगों को, जैसे आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये लोग आपकी हेल्प करते हैं, जैसे वोटर ID या लाइसेंस बनाने में कोई लोग आपकी हेल्प करते हैं, और ये आपसे फिर उसके बदले एक अमाउंट चार्ज करते हैं। तो ये इनको बोलते हैं GSP। और इसके लिए किसी ASP की हेल्प ले सकते हैं। ASP मतलब एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं, उनकी हेल्प लेकर ये आपकी मदद कर सकते हैं। API भी ले बोल सकते हैं, इनको पढ़ेंगे अभी, इसमें आ जाएगा। देखें, GST has selected certain information technology enabled services and financial technology company। GST ने कुछ कंपनियों को सेलेक्ट किया, बताया ना 34 कंपनियां सेलेक्ट हुई थी कि वो इंडिया में GST से रिलेटेड लोगों की हेल्प करें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। टू बी कॉल्ड GST सुविधा प्रोवाइडर बोला गया। GSP हैव एक्सेस टू GST सिस्टम, इनका पास राइट है GST सिस्टम में एक्सेस करते हैं। हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप एप्लीकेशन टू बी यूज बाय टैक्स पेयर फॉर इंटरेक्टिंग विद द GST, यानी ये भी मीडिएटर हो गए। GST के जो GSP है वो GST और टैक्स पेयर के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सुधारने में। GSP डेवलप एप्लीकेशन है फीचर है, रिटर्न फाइलिंग में मदद करते हैं, आपकी रिकन्सिलेशन करते हैं, परचेज रजिस्टर डेटा विद ऑटो पॉपुलेटेड डेटा फॉर एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, मॉडिफिकेशन। अब ये पढ़ेंगे ऑटो पॉपुलेटेड वगैरह क्या होता है, अभी तो आप इसको नॉर्मल वे में ही समझ लें। डैशबोर्ड ऑफ टैक्स पेयर फॉर क्विक मॉनिटरिंग ऑफ GST कॉम्प्लाइंस एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। दे में ऑल्सो प्रोवाइड रोल बेस्ड एक्सेस टू डिवाइड वेरियस GST रिलेटेड एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं, अपलोड इनवॉइस की डिटेल कैसे आप भरेंगे, फाइलिंग रिटर्न कैसे होगी, एटसेट्रा अमंग डिफरेंट सेट ऑफ यूजर इनसाइड अ कंपनी, मीडियम, लार्ज,
कंपनीज विल नीड इट। कोई मीडियम कंपनी भी इनका बेनिफिट ले सकती है, लार्ज भी ले सकती है। एप्लीकेशन फॉर टैक्स प्रोफेशनल टू मैनेज देयर क्लाइंट जीएसटी कॉम्प्लायंस एक्टिविटी, आपकी भी मदद करते हैं सीए वगैरह की मैनेज करने में। इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पैकेज ईआरपी विद जीएसटी सिस्टम, जो आपने सॉफ्टवेयर ले रखा है अपना बिलिंग का जिसमें आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, आपके अकाउंटिंग सिस्टम को जीएसटी सिस्टम से मेंटेन करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए जीएसटी से रिलेटेड चीज़ों में। जीएसपी इज एन एडिशनल चैनल, एक तरह से एक एडिशनल हो गया जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, एडिशनल माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, बीइंग मेड अवेलेबल, जो आपकी मदद करता है फॉर फैसिलिटेटिंग द टैक्स पेयर, आपको सुविधा देता है फॉर परफॉर्मिंग सम ऑफ द फंक्शन एंड यूज ऑफ देयर सर्विस इज ऑप्शनल, आपको ऑप्शनल बताया था, आपकी इच्छा है ना, बताया था आप वोटर आईडी खुद भी बना सकते हैं, आधार कार्ड खुद भी बना सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस खुद भी बना सकते हैं, पर आप मीडिएटर की हेल्प लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो इनकी सर्विसेज ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते। जीएसपी में टेक द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, किसी टेक्निकल बंदे की सहायता ले सकते हैं, हु एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर और जीएसपी, कि वो टैक्स पेयर और आपके बीच में लिंक इस्टेब्लिश करें। तो जीएसपी एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है एक तरह से मीडिएटर होते हैं, आपकी मदद के लिए बैठे होते हैं। आप इनकी सर्विस लेना ऑप्शनल होता है, ये आपकी हेल्प करते हैं रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने में, जीएसटी साइट की जो भी कॉम्प्लायंसेस हैं जीएसटी रिलेटेड, ये आपकी हेल्प करते हैं उसको मदद करने में। चलिए आज की क्लास इतनी लेते हैं, 40 मिनट्स की हो चुकी है, काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी नोटिफिकेशन आए, नया वीडियो अपलोड हो, आपको पता लग जाए, और फिर हम क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।